हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। दिस इज ऋषिका। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीज़ एंड आइज की करंट अफेयर्स, जो कि पीटी 365 अपडेटेड मटेरियल है। इसमें हम लोग मार्च से लेकर मई के बीच में जितनी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको कवर करते हैं। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट लेसन चलते हैं, जो कि हमारा इन्वायरमेंट का लेसन चल रहा था। तो काफ़ी टॉपिक कंप्लीट हो गई है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे साइक्लोन मैनेजमेंट इन इंडिया। उसके बाद देखेंगे कि ट्रॉपिकल साइक्लोन का नाम कैसे रखा जाता है, किस किस कंट्री के द्वारा रखा जाता है। फिर आंध्र प्रदेश के विजाक में जो गैस लीक हुई थी उसके बारे में देखेंगे। अर्थक्वेक से रिलेटेड कुछ यहाँ पे न्यूज़ है उसके बारे में देखेंगे। एंड आयनोस्फेरिक बेस्ट मॉनिटरिंग ऑफ लार्ज अर्थक्वेक, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, टाइम बचा तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ भी बढ़ेंगे, जिसमें कि ग्रीन बॉन्ड, BEE, स्टार लेबलिंग और कुछ अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो ये सारे न्यूज़ को भी हम लोग कवर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस लेसन देखने के लिए एज यूजुअल आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करनी होगी और प्लेलिस्ट में आकर आप लोग स्टार्टिंग से देख सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं साइक्लोन मैनेजमेंट इन इंडिया से रिलेटेड। फर्स्ट है कि न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि साइक्लोन अम्फन आया था, वो भी ईस्टर्न कोस्ट यानी कि वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में, तो उसी से रिलेटेड है। ये जो स्टॉर्म है ये सेकंड सुपर साइक्लोन, सिर्फ ओनली सेकंड सुपर साइक्लोन है 1999 के बाद। यानी कि देख सकते हैं कि कितने लंबे अरसों के बाद जो है बे ऑफ बंगाल में सुपर साइक्लोन फॉर्म हुआ था, और ये सिंगल सुपर साइक्लोन है। दैट्स वाई एम्फन इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग देखें तो जो ट्रॉपिकल साइक्लोन जिसकी विंड स्पीड अगर 222 किलोमीटर से अगर ज़्यादा है तो उसको सुपर साइक्लोन के कैटेगरी में रखते हैं। और रैपिड इंटेंसिफिकेशन यानी कि एम्फन का क्या था ना, कि जो बे ऑफ बंगाल में इंडिकेट किया, यानी कि जो सी सरफेस टेम्परेचर गर्म हो जाती है 32 से 34 डिग्री सेल्सियस तक, ये मैक्सिमम सी सरफेस टेम्परेचर है, और मिनिमम 28 डिग्री सेल्सियस तो होना ही चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि साइक्लोन फॉर्मेशंस के लिए फेवरेबल वो कंडीशन बन जाता है। तो तुरंत से रैपिड इंटेंसिफाई हो गया ये आपका साइक्लोन। तो इसके लिए इससे क्या हुआ कि यहाँ पे एंथ्रोपोजेनिक ग्लोबल वार्मिंग के कंसिक्वेंसेस के कारण इस तरीके का इतना तेज़ यानी कि सुपर साइक्लोन यहाँ पे फॉर्म हुआ। तो सबसे बड़ी बात है कि जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते जा रही है उसके कारण आप देखोगे कि ओशन भी गर्म होते जा रही है। इवन यहाँ पे जो अरेबियन सी में आपको साइक्लोन नहीं देखने को मिलता था, बैक टू बैक वो भी आपका वहाँ पे भी साइक्लोन देखने को मिल रहा है, क्योंकि सी सरफेस टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म हो जा रहा है, जिसके कारण फेवरेबल कंडीशन बन जा रहा है साइक्लोन के लिए। तो बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई हो गया, अचानक से ये तेज़ हो गया था। विंड स्पीड यहाँ पे 222 किलोमीटर से भी ज़्यादा देखने को मिला था। इसलिए साइक्लोन अम्फन को हम लोग यहाँ पे क्लासीफाई किए हैं सेकंड सुपर साइक्लोन के कैटेगरी में। साइक्लोन मैनेजमेंट अगर इंडिया में देखें कि कोई भी साइक्लोन अगर आता है, चक्रवात जिसको कहते हैं, तो हमारे इंडिया में किस तरीके से मैनेज किया जाता है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी बॉडी है जिसका नाम है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो कि अगर किसी भी तरीके का डिजास्टर आता है, चाहे वो साइक्लोन हो, अर्थक्वेक हो, फ्लड हो या फिर ड्रॉट हो, तो इसमें हमारा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी सामने निकल कर आता है। मैनेजमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट का ये एपेक्स बॉडी है, और इसको प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं। और यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गाइडलाइन देना, यानी कि जो भी साइक्लोन का मैनेजमेंट करना है तो उसके लिए जो गाइडलाइन दिया जाता है वो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा दिया जाता है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की बात करें तो ये हमारे नोडल एजेंसी है जो कि साइक्लोन वार्मिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, यानी कि वो यहाँ पे वेदर फॉरकास्टिंग करते हैं, और उनको जब पता चलता है कि हाँ कुछ दिनों के बाद अब यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में या फिर अरेबियन सी में साइक्लोन फॉर्मेशन होने की चांसेस है, तो वो यहाँ पे क्या करते हैं कि वार्निंग देते हैं। साथ ही साथ नेशनल गाइडलाइन फॉर मैनेजमेंट ऑफ साइक्लोन भी है। इस गाइडलाइन में जो आप देखोगे कि पहले के जो रेस्क्यू ऑपरेशन और जो रिलीफ सेंट्रिक अप्रोच था, वहाँ पे आपका जो है ना ये हॉलिस्टिक अप्रोच में लाया गया है। पहले क्या होता था कि जो भी कहीं भी अभी अगर साइक्लोन आता था तो सबसे पहला बात था कि वहाँ पे रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन प्रोवाइड किया जाता था, यानी कि रेस्क्यू काम किया जाता था, लोगों को बचाया जाता था और फिर उनको रिलीफ किया जाता था। बट आज के डेट में क्या है कि हॉलिस्टिक यहाँ पे अप्रोच लेके चला जाता है, यानी कि रेस्क्यू से लेकर लोगों को सही जगह पे पहुँचाना, उनको खाना, उनको बेसिक एमिनिटीज़ प्रोवाइड करना, बच्चे महिलाओं और बूढ़े का खास ख्याल रखना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपका गाइडलाइन में इंक्लूड होता है। नॉन स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर मेजर्स देखने को मिलेगा। नॉन स्ट्रक्चर्स में क्या होता है कि यहाँ पे अर्ली वार्निंग सिस्टम होती है, ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन है, डॉपलर रडार है, जो कि ऑटोमेटिक पहले ही आपको जो है किसी भी एरिया में, खास करके ये उड़ीसा में है, कि पता चल जाता है लोगों को कि साइक्लोन आने वाला है। कम्युनिकेशन एंड डिसेमिनेशन सिस्टम है, यानी कि सेलुलर फोन नेटवर्क हो गया, डिजास्टर वार्निंग सिस्टम टर्मिनल है। साथ ही मैनेजमेंट ऑफ कोस्टल जोन, क्योंकि वेस्ट बंगाल वाले रीजन में आपको देखने को मिलेगा कि मैंग्रोव फॉरेस्ट है, शेल्टर बेल्ट है, तो उनको यहाँ पे कंजर्व करना। स्ट्रक्चर मेजर्स में क्या है कि एडुकेट नंबर ऑफ शेल्टर बनाना, क्योंकि जो कोस्टल एरिया के बिल्कुल नज़दीक रहते हैं तो साइक्लोन से सबसे ज़्यादा हिट उन्हीं को होता है, उन्हीं की लाइफ जो पर्सनल और जो
पर्सनल और जो पब्लिक प्रॉपर्टी है वो लॉस होता है। तो वो सारे लोगों को जो है ना सही जगह पे उनको रहने का जगह देना, कम्युनिटी स्कूल या फिर सेंटर बिल्डिंग का ध्यान रखना, या फिर सलाइन एम्बैंकमेंट जो है वो कंस्ट्रक्ट करना। जैसे ये कोस्टल रीजन है ना, तो यहाँ पे चौड़े चौड़े जो है आपको देखने को मिलेगा कि एम्बैंकमेंट बनाए जाते हैं, जिससे कि ये जो ओशन का पानी है वो तुरंत से हमारे शहर में ना घुस जाए। सेकंड है कि नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट है हमारे यहाँ गवर्नमेंट के द्वारा ये बनाया गया है, जिसमें कि वर्ल्ड बैंक असिस्टेंस भी प्रोवाइड किया गया है। वर्ल्ड बैंक के द्वारा यहाँ पे $300 मिलियन दिया गया है कि हम लोग यहाँ पे साइक्लोन से होने वाले जो भी रिस्क है उसको मिटिगेट कर सके। यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो स्ट्रक्चर और जो नॉन स्ट्रक्चर जो साइक्लोन मिटिगेशन एफर्ट्स है उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना। बाकी यहाँ पे कोस्टल डिस्ट्रिक्ट में जो लोग रहते हैं, जो वल्नरेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसको यहाँ पे कम करना। NDMA के द्वारा भी इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया, और साथ ही साथ जितने भी पार्टिसिपेटिंग स्टेट गवर्नमेंट है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट है, उनके तहत यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। अगर इसमें हम लोग कंपोनेंट की बात करें तो 4 कंपोनेंट है। फर्स्ट कंपोनेंट है जिसमें कि अर्ली वार्निंग डिसेमिनेशन सिस्टम है, इसको और ज़्यादा इंप्रूव करना है। जैसे कि समटाइम्स आप देखते हो कि 2 दिन पहले या फिर 24 घंटे पहले ही पता चलता है, तो ऐसा हो सकता है कि 1 हफ्ते पहले अगर ये चीज़ पता चल जाए कि चांसेस है कि साइक्लोन बन सकता है, तो उस समय क्या होता है कि 1 हफ्ते का टाइम बहुत होता है सरकार के पास भी, आपके एडमिनिस्ट्रेटर के पास भी और लोकल पीपल के पास भी, कि वो अपना सेफ्टी मेजर्स लेके चल सके। कंपोनेंट बी है जिसमें कि साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, यानी कि इन्वेस्टमेंट करने की बात की जा रही है कि जैसे कोस्टल एरिया में जितने भी लोग रहते हैं जिनको यहाँ पे साइक्लोन आने से बहुत ज़्यादा क्षति होता है, उनके घर वगैरह सब बह जाते, टूट जाते, तो वैसे लोगों के लिए एक अलग से शेल्टर बनाया जाए कि अगर जब भी इस तरीके का साइक्लोन आता है तो वैसे लोगों को आराम से वहाँ से उठाकर जो है अलग जो शेल्टर बनाया गया है उन लोग के लिए स्पेसिफिकली बनाया गया है, तो उन लोग को वहाँ तक पहुँचाया जा सके, और इस तरीके के शेल्टर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है। कंपोनेंट सी में क्या है कि टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करना है हज़ार्ड रिस्क मैनेजमेंट के लिए और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। कंपोनेंट डी में क्या है कि प्रोजेक्ट को मैनेज करना है, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट्स की ज़रूरत है। तो ये 4 कंपोनेंट में इसको डिवाइड किया गया है यहाँ पे जितने भी गाइडलाइंस है साइक्लोन को लेकर, ठीक है। अब आते हैं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन की नेमिंग कैसे होती है। हम लोग देखते हैं अम्फन आ गया, निसर्ग आ गया, उसके बाद वायु था, बहुत सारे बैक टू बैक आपको देखने को मिलता है, तो हम लोग तुरंत ही पता चल जाता है, यानी कि यही पहली चीज़ें पता चल जाती है कि नेक्स्ट जो साइक्लोन आने वाला है उसका नाम ये है। तो ये होता कैसे है? सबसे पहले इंडियन जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उनके द्वारा 169 न्यू नेम्स को यहाँ पे अभी लिस्ट लाया गया है ट्रॉपिकल साइक्लोन का, वो भी नॉर्थ इंडियन ओशन रीजन में। तो नाम कैसे रखा जाता है ट्रॉपिकल साइक्लोन? जो ट्रॉपिक वाले एरिया में आपका साइक्लोन आकर होता है ना, उसको हम लोग ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं, और जो टेम्परेट वाले एरिया में होता है उसको हम लोग टेम्परेट साइक्लोन कहते हैं। एक बार देख लीजिए, काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है आप लोगों को। सॉरी, ये तो बहुत ही बेकार सा यहाँ उतना अच्छे से बन नहीं पा रहा, बट नो इशू। ये नॉर्थ पोल है, ठीक है, ये हमारा साउथ पोल हो गया, ये आर्कटिक वाला रीजन हो गया, ये अंटार्कटिक वाला रीजन हो गया, ये हमारा इक्वेटर हो गया, ठीक है, और ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में जो भी रीजन है इसको हम लोग ट्रॉपिकल एरिया कहते हैं। इस ट्रॉपिकल एरिया में जो भी साइक्लोन आपका फॉर्म होता है उसको हम लोग ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और जो यहाँ पे नॉर्थ पोल के बीच में जो आपका एरिया है इसको हम लोग टेम्परेट कहते हैं। तो टेम्परेट साइक्लोन आपका नदर्न हेमिस्फीयर में इस रीजन में आता है, साथ ही यहाँ पे अंटार्कटिक वाला रीजन सदर्न हेमिस्फीयर में, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में जो यहाँ पे रीजन है इसको हम लोग टेम्परेट कहते हैं। तो टेम्परेट साइक्लोन आपका यहाँ और यहाँ पे आता है। तो आई होप कि ये कन्फ्यूज़न आप लोग को ना हो कि कहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन आता है, कहाँ पे टेम्परेट साइक्लोन आता है। वर्ल्ड वाइड अगर हम लोग देखें तो 6 रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स है और 5 रीजनल ट्रॉपिकल सेंटर साइक्लोन वार्निंग सेंटर हैं, जो कि यहाँ पे मैंडेट करते हैं कि एडवाइजरीज दे और नाम दे, वो भी ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए। तो IMD की अगर हम लोग बात करें, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, तो ये 1 ऑफ द 6 यहाँ पे आपका रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर है जो कि रिस्पॉन्सिबल है ट्रॉपिकल साइक्लोन के नाम का, और वो भी नॉर्थ इंडियन ओशन में, जो कि आपका बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी के अगल बगल जितने कंट्रीज़ है, तो वो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है कि वो नाम देते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन का। तो यहाँ पे जो न्यू नेम्स आपका दिया गया है इसमें 13 मेंबर कंट्रीज़ हैं जिनके द्वारा यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन का नाम दिया गया है। नेम अगर हम लोग देखें कि किस किस यहाँ पे क्या क्या नाम दिया गया है, तो नेक्स्ट जो साइक्लोन आने वाला है वो है गति,
फिर तेज, फिर मौसुरू, आग, व्योम, घार। तो ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नेक्स्ट जितने भी साइक्लोन आते जाएंगे आपको उसके बारे में पढ़ना ही है। जो यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन का नाम दिया जाता है वो नॉर्थ इंडियन ओशन में दिया जाता है और ये कमेंस किया गया था फर्स्ट टाइम 2004 में। नॉर्थ इंडियन ओशन कहने का मतलब है कि इस तरीके से इंडियन ओशन देखने को मिलेगा। तो इंडियन ओशन का जो नदर्न पार्ट है उसको लैंड लॉक्ड कहते हैं, यानी कि पूरी तरीके से आपको यहाँ पे कंट्री देखने को मिलेगी। अगर हम लोग यहाँ पे ईस्टर्न साइड देखें तो ऑस्ट्रेलिया वाला है, वेस्टर्न साइड देखेंगे तो अफ्रीका है, उसके बाद आपका वेस्ट एशिया का कुछ कंट्री है, फिर उसके बाद आप लोग इंडिया भी देखोगे, फिर यहाँ पे आपका जो है साउथ ईस्ट कंट्री है। तो इस तरीके से पूरा आपका घिरा हुआ है लैंड लॉक्ड से, इसलिए नदर्न इंडियन ओशन इज लैंड लॉक्ड। ओके, तो उसके बाद अगर हम लोग देखें नाम जो यहाँ पे आपका दिया गया है नॉर्थ इंडियन ओशन में, जब ट्रॉपिकल स्टॉर्म नॉर्थ इंडियन ओशन रीजन में जब आपका सरपास हो जाता है 62 किलोमीटर पर आवर से, तो फिर उसको हम लोग साइक्लोन का दर्जा दे देते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि साइक्लोन का दर्जा कैसे देते हैं। अब यहाँ पे WMO और जो ESCAP पैनल है ट्रॉपिकल साइक्लोन में, उनके बारे में बात करते हैं। ये इंटरगवर्नमेंटल रीजनल बॉडी है जो कि जॉइंटली यहाँ पे वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन का जो इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया पैसिफिक है उनके द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया है 1972 में। यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन प्रोग्राम से ये एसोसिएटेड है जो कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का है। इसका एम है कि यहाँ पे जितने भी ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं उसको यहाँ पे मॉनिटर करना है, साथ ही जो डिजास्टर रिलेटेड लॉसेज ऑफ लाइफ और इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको यहाँ पे कम करना है। ऑब्जेक्टिव है कि यहाँ पे कैसे ट्रॉपिकल जो साइक्लोन वार्निंग सिस्टम है बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में उसको यहाँ पे इम्प्रूव करना है, साथ ही टेक्निकल इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे प्रोवाइड करना है ट्रॉपिकल साइक्लोन रिसर्च से रिलेटेड या फिर जो फॉरकास्टिंग ऑपरेशन है उससे रिलेटेड। अब यहाँ पे देख लीजिए कि मेंबर कंट्रीज़ कौन कौन से हैं जो कि यहाँ पे नाम देते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन का। सबसे पहले हमारा इंडिया है, उसके बाद आपको नेबरिंग में देखने को मिलेगा कि बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, उसके बाद यहाँ पे इंडियन ओशन में एक मालदीव्स है, म्यांमार भी है, ओमान भी है, थाईलैंड भी है, ईरान भी है, कतर, सऊदी अरेबिया, UAE और यमन। इतने सारे कंट्रीज़ हैं जो कि यहाँ पे इसके मेंबर है। सॉरी, ट्रॉपिकल साइक्लोन का नाम देने के नहीं, इसके मेंबर है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो ये पैनल है आपका यूनाइटेड नेशन का इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया पैसिफिक एंड वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, तो इन दोनों का यहाँ पे जो आपको देखने को मिलेगा ये ऑर्गेनाइजेशन है। इसके मेंबर कंट्री पूरी तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि जितना इंडियन ओशन में यहाँ पे कंट्री है, बांग्लादेश, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान और पाकिस्तान, श्रीलंका तो देखने को मिलता ही है, साथ ही थाईलैंड भी है, और फिर उसके बाद ईरान, कतर, सऊदी अरेबिया, UAE और यमन, ये सब इसके यहाँ पे मेंबर कंट्रीज़ हैं। अब यहाँ पे भी आप लोग देख लीजिए, अब यहाँ पे 6 देख लीजिए जो रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर है। तो सबसे पहला हमारा यहाँ पे न्यू दिल्ली में इंडिया में है। उसके बाद यहाँ पे अगर इंडियन ओशन में आएंगे तो ये आपका यहाँ पे रीयूनियन आइलैंड में है। फिर उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो ये आपका होनोंडू में है, जापान वाले जगह पे। फिर उसके बाद ये मियामी में है, आपका नॉर्थ अमेरिका। फिर यहाँ पे नाडी में है। तो 1 2 3 4 5 एंड यहाँ पे टोक्यो में, जापान वाला, सॉरी ये है जापान वाला। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये 6 आपका जो है यहाँ पे रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स है जो कि बताते हैं कि इंडियन ओशन में, पैसिफिक ओशन में, अटलांटिक ओशन में आपका जो इस तरीके से जो साइक्लोन आता है उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो कि विजाक में गैस लीक हुआ था। तो इससे रिलेटेड जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए आप लोगों को। गैस लीक जो हुआ था वो स्टीरिन गैस था। तो स्टीरिन गैस अब न्यूज़ में आ गया है, तो ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे जो कंपनी था वो LG पॉलीमर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड था। और साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो NGT के द्वारा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा यहाँ पे कहा गया कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटीज़ का प्रिंसिपल है, यानी कि फ़ाइन यहाँ पे इम्पोज करना है जो LG पॉलीमर इंडिया है वो भी विजाक गैस लीक के लिए। तो ये किसके अंदर आता है? स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, यानी कि यहाँ पे जो आपका किसी भी तरीके का जो अगर नुकसान हुआ है या फिर यहाँ पे अगर किसी भी तरीके का लापरवाही के कारण इस तरीके का अगर कोई भी डिजास्टर हुआ है, कोई भी इस तरीके का गैस लीक हुआ है, तो इसमें कंपेंसेशन प्रोवाइड करना है और इसमें जो है फ़ाइन इम्पोज किया जाएगा। उसके बाद आप लोग देखो कि ये टर्म था जो कि कॉन्ट्रावेंशन है प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लिएबिलिटी। तो इसी का एक कॉन्ट्रावेंशन कहा जा रहा है। तो एब्सोल्यूट लिएबिलिटी में कहा क्या जाता है? एब्सोल्यूट लिएबिलिटी है कि जितना भी खर्चा, जितना भी यहाँ पे नुकसान हुआ है, फुल कंपनसेशन यहाँ पे प्रोवाइड करना है। और स्ट्रिक्ट लिएबिलिटीज़ में ये है कि पेनल्टी तो इम्पोज करना ही है कि इस तरीके का मिस्टेक कैसे हुआ, ठीक है, क्योंकि ये नेचुरल मिस्टेक है, ये मैनमेड मिस्टेक है, ये मैनमेड मिस्टेक है, एंथ्रोपोजेनिक मिस्टेक है, ये नेचुरल मिस्टेक तो है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे कंपनसेशन प्रोवाइड करना है। अब यहाँ पे हम लोग डिटेल में देख लेते हैं कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी है, ये जो कंसेप्ट निकल कर आया है ये MC
मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में निकल कर आया। फेमस इसको हम लोग ओलेम गैस लीक केस कहते हैं। इस डॉक्ट्रिन के अकॉर्डिंग क्या है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिफाइन किया गया कि जो इंटरप्राइज है वो एब्सोल्यूट और नॉन डेलीगेबल ड्यूटी जो यहाँ पे आपका कम्युनिटी को दिया गया कि उनको यहाँ पे इस तरीके से एब्सोल्यूट यहाँ पे काम करना है जिससे कि कोई भी हार्म नहीं हो, यानी कि इस तरीके का यहाँ पे काम करना है कि कोई भी डेंजरस हैजार्ड नहीं हो, डेंजरस यहाँ पे आपका जो है नेचर ऑफ एक्टिविटी नहीं हो जो कि यहाँ पे लिया गया है। तो अगर यहाँ पे कोई भी तरीके का आपका डेंजरस एक्टिविटी होता है या फिर किसी भी तरीके का यहाँ पे नुकसान होता है तो फुल यहाँ पे जो है ना एब्सोल्यूट लायबिलिटी है, यानी कि यहाँ के ओनर को, इस कंपनी के ओनर को ही यहाँ पे पूरा फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेकेंड है कि रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, यानी कि जो MC मेहता केस है इंडिया के द्वारा यहाँ पे फॉलो किया गया था स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का केस। और इस स्ट्रिक्ट लायबिलिटी प्रिंसिपल में क्या है कि एक पार्टी जो है ना वो लायबल नहीं है और उनको यहाँ पे कंपनसेशन पे नहीं करना है अगर यहाँ पे हैजार्डियस सब्सटेंस जो है अगर इस तरीके का कोई भी होता है। इसको क्या कहा गया है, ये एक्ट ऑफ गॉड है, वो भी दूसरे सर्कमस्टांसेस में। ये वही एक्ट ऑफ गॉड के बारे में बात किया जा रहा है जो अभी निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि जो GDP हमारा डाउन होते जा रहा है, -23% में आ गया, तो वो एक्ट ऑफ गॉड है, उनके कारण नहीं हुआ, ये एक्ट ऑफ गॉड के कारण हुआ है। तो यहाँ पे भी यही कहा जा रहा है कि स्ट्रिक्ट जो लायबिलिटी है इसके अंदर यही रखा गया था कि पूरा लायबल नहीं होना है और यहाँ पे भी नहीं करना है कंपनसेशन, क्योंकि ये आपका जो है एक्ट ऑफ गॉड के कारण ये काम हुआ है, यानी कि भगवान के कारण ये काम हुआ है, ये जो है ह्यूमन बीइंग के कारण नहीं हुआ है। तो ये दो डॉक्ट्रिन यहाँ पे आपको याद रखना है, ठीक है। तो दोनों में आपको समराइज़ करके मैं बता देती हूँ कि ये जो एब्सोल्यूट लायबिलिटी है और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का मतलब है कि इम्पोज करना है, फ़ाइन तो लगाना ही लगाना है। एब्सोल्यूट लायबिलिटी कहने का मतलब है कि कोई भी हार्म नहीं होना चाहिए, कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी कंपनी में अगर हार्म हो रहा है तो फुल कंपनसेशन यहाँ पे देने की बात की जाती है। तो क्या हुआ था कि इस तरीके का जो केस हुआ था गैस लीक में, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा NGT के द्वारा जो है पहले स्ट्रिक्ट लायबिलिटी लगाया गया था कि इम्पोज लगा दीजिए, ये LG पॉलीमर कंपनी में पेनल्टी इम्पोज कर दीजिए। बट बाद में जब देखा गया कि इतना ह्यूज नंबर ऑफ पीपल्स जो है उससे अफेक्ट हुए थे, बहुत सारे लोगों की जान चल गई और बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ था, तो उसको देखते हुए एब्सोल्यूट लायबिलिटी यहाँ पे डॉक्ट्रिन लगाया गया जिसके थ्रू ये कहा गया कि जो लॉस ऑफ लाइफ हुआ है इस तरीके के गैस लीक का, तो इसको एब्सोल्यूट लायबिलिटी के अंदर लाना है, यानी कि फुल कंपनसेशन देने की बात की गई है जो भी लॉस यहाँ पे हुआ है, ठीक है। तो ये पूरी स्टोरी है, ध्यान रखना है, ये दोनों के बारे में पूछा जा सकता है। अब गैस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो स्टेरीन जो है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि पॉलीमर्स, प्लास्टिक्स और रेजन्स के मैन्युफैक्चर में इस्तेमाल होता है। पेट्रोकेमिकल जो रिफाइनरीज है उसके मैन्युफैक्चर्ड में भी होता है और कार्सिनोजेनिक जो सब्सटेंस है उसके जैसा ये आपको देखने को मिलेगा। एक्चुअली ये कलरलेस लिक्विड होता है, यानी कि लिक्विड तो है लेकिन इसका कोई कलर नहीं है और ना ही इसको गैस कहा जाता है। जब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है ना एयर में, तब ये स्टेरिन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है और स्टेरिन जो है वो सिंगल मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करता है, बट ये अनस्टेबल है और हाईली प्रोपेंसिटी है ये ऑटो पॉलीमराइजेशन का। इसका मतलब है कि ये अपने आप में ही ये कंबाइन होता है और लॉन्ग चेन बना लेता है, स्पेशली जब यहाँ पे 65 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा टेम्परेचर देखने को मिलेगा तो स्टीरीन जो है अपने आप में ही ये लॉन्ग चेन प्रोवाइड कर लेता है, बना लेता है, जिसको हम लोग एक्सोथर्मरिक कहते हैं। एक्सोथर्मरिक कहने का मतलब है कि जब बाहर की टेम्परेचर मिलती है तब ये फॉर्म होता है। स्टीरीन जो है इसको ऑलवेज स्टोर जो किया जाता है वो लो टेम्परेचर में किया जाता है, कहने का मतलब है कि 15 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस तक। अगर इंडिया के हम लोग मैन्युफैक्चर, स्टोरेज एंड इंपोर्ट ऑफ हैजार्डियस केमिकल रूल्स 1989 के तहत देखें तो स्टीरीन को यहाँ पे हैजार्डियस और टॉक्सिक केमिकल के अंदर रखा गया है। एक्यूट एक्सपोजर है और क्रॉनिक एक्सपोजर है, यानी कि शॉर्ट टर्म का एक्सपोजर जो स्टीरीन का होता है इसमें क्या होता है कि थोड़ा म्यूकस मेम्ब्रेन में आपका इफेक्ट होगा, आई इरिटेट करेगा, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इफेक्ट देखने को मिलेगा। बट लॉन्गर टर्म के इफेक्ट अगर आप स्टीरीन गैस से देखोगे तो ये हेडेक आपका क्रिएट करेगा, फैटिकनेस होगा और साथ ही साथ यहाँ पे क्या होता है कि कोमा में जाने का भी यहाँ पे चांसेस होता है कि अगर आपने इस स्टीरीन गैस को बहुत ज़्यादा इनहेल कर लिया तो फिर कोमा में भी पर्सन जा सकता है। तो इसलिए आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा ये टॉक्सिक है, इसका शॉर्ट टर्म भी एक्सपोजर है, लॉन्ग टर्म भी एक्सपोजर है। तो स्टीरीन गैस के बारे में ये आपको पता होना चाहिए। इस जैसे कोई भी आप लोग न्यूज़ पढ़ते हैं तो न्यूज़ में आप लोगों को क्रक्स पॉइंट समझ के चलना है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो स्टीरीन गैस इंपॉर्टेंट हो गया। एनजीटी का यहाँ पे क्या रूल्स निकल कर आया, क्या इनके द्वारा जो है यहाँ पे ऑर्डर दिया गया। तो पहले यहाँ पे आपका प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी इसके बारे में पता होना चाहिए। अर्थक्वेक के बारे में आते हैं, क्या है मल्टीपल लो मैग्नीट्यूड शैलो अर्थक्वेक जो है ना दिल्ली एनसीआर वाले रीजन में देखने को मिला।
दिल्ली एनसीआर वाले रीजन में आपको लगातार जो है अर्थक्वेक देखने ही को मिलता है। वहाँ पे एक स्वैम्प अर्थक्वेक भी होता है। कहने का मतलब है कि शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में जो है ना धीरे धीरे करके आपका एक बार आप शेक होता है, फिर उसके बाद थोड़ा देर के बाद यानी कि 5 मिनट 10 मिनट के बाद फिर शेक होगा। तो ये पता नहीं चलता कि कितने इंटेंसिटी से आएगा, लेकिन ये आपका लगातार आता है अर्थक्वेक, जिसको स्वैम्प अर्थक्वेक कहते हैं। एपिसेंटर में देखने को मिलेगा। एपिसेंटर कौन सा पॉइंट होता है? एपिसेंटर अर्थ का सरफेस का पॉइंट होता है जो कि वर्टिकुलरली आपका हाइपोसेंटर के ऊपर है। वो फोकस जो कि आपका क्रस्ट में है और जहाँ पे सिस्मिक जो रप्चर है वो स्टार्ट होता है, यानी कि जहाँ ये आपका एपिसेंटर है और इसके नीचे जस्ट आपका यहाँ पे फोकस है। और साथ ही साथ क्या होता है कि जैसे ये वेव आता है अर्थक्वेक का, तो इस तरीके से जब क्रस्ट के ऊपर पहुँचता है और यहाँ पे जब आपको इनिशियल यहाँ पे क्रैक देखने को मिलता है, जैसे रोड हो गया या फिर कोई भी ज़मीन हो गया, यहाँ पे आपका क्रैक देखने को मिलता है, तो इसको यहाँ पे एपिसेंटर कहा गया है। अर्थक्वेक जो है ना क्या होता है? अर्थक्वेक मीन्स सडन शेकिंग ऑफ द ग्राउंड, यानी कि तुरंत जो है आप खुद हिल जाते हो, जहाँ पे भी बैठे हो अभी थोड़ा हिल गए तो वो अर्थक्वेक आ जाता है, क्योंकि सिस्मिक वेव पास होता है, वो भी अर्थ रॉक से। सिस्मिक वेव क्या होता है? सिस्मिक वेव प्रोड्यूस होता है जब एक तरीके का फॉर्म ऑफ एनर्जी हमारे अर्थ के क्रस्ट में स्टोर हो जाता है और वो एकदम से निकलना चाहता है। जैसे कि आप देखते हो कि गैस है, आप जब कोई भी कोल्ड ड्रिंक का बॉटल लेते हो, थम्स अप लेते हो, तो उसमें क्या होता है कि गैस फिल होता है। जैसे ही आप बॉटल खोलते हो तो गैस एकदम थोड़ा सा शेक करके अगर आप रखोगे बॉटल को, तो जैसे ही आप उसका ढक्कन ओपन करोगे तो वो अचानक से वो गैस बाहर आता है। ठीक है, उसी तरीके से आप लोग समझ सकते हो कि अर्थक्वेक भी सेम ही है कि जो आपका सिस्मिक वेव है वो गैस मान लीजिए आपका थम्स अप बॉटल का, तो जो सिस्मिक वेव है वो अचानक से बाहर आना चाहता है अर्थ क्रस्ट से। तो वो जब अचानक से आना चाहता है तो इससे क्या होता है ना कि अचानक से जब आता है तो हमारे अर्थ जो सरफेस है वो पूरी तरीके से हिल जाता है। तो इसी को कहते हैं शेकिंग ऑफ द ग्राउंड। ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा यहाँ पे कंट्री को 4 सिस्मिक जोन में आपका बांटा गया है। यहाँ पे आपका सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है और फिफ्थ है। ठीक है, फर्स्ट से स्टार्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पे ध्यान रखने का ज़रूरत है, क्योंकि डायरेक्टली आपका स्टेटमेंट बन जाएगा तो यू विल बी कंफ्यूज, क्योंकि फर्स्ट 4 है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ होना चाहिए। बट यहाँ पे अर्थक्वेक में जो सिस्मिक जोन है वो आपका सेकंड से स्टार्ट होता है। ये जो जोन है यहाँ पे सिस्मिसिटी है। अर्थक्वेक जो पहले हुआ था और जो आपका टेक्टोनिक सेटअप में होता है उसको यहाँ पे सिस्मिक जोन के तहत यहाँ पे जोन में आपका डिवाइड कर देते हैं। जोन 5 की अगर बात करें तो ये मोस्ट सिस्मिकली एक्टिव रीजन माना जाता है। वहीं जोन की 2 की बात करें तो वो सबसे कम है, यानी कि जिस तरीके से यहाँ पे आपका नंबर है उसी तरीके से सिस्मिक एक्टिविटी यहाँ पे देखने को मिलेगा। जोन 2 में सबसे कम अर्थक्वेक आता है, जोन 5 में सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक आता है। अब दिल्ली रीजन की बात करें तो दिल्ली कौन से यहाँ पे जोन में आता है? तो दिल्ली आपका 4 जोन में आता है। अब आपको एक काम करना है कि जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, एक बार आपको पता करना है कि आपका स्टेट जो है ना किस जोन में आता है। ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समटाइम्स इंटरव्यू में भी क्वेश्चन आ जाएगा, स्टेट पीसीएस देते हो तो उसमें भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यू शुड नो कि आप लोग जो है अर्थक्वेक के किस जोन में आप लोग आ रहे हो। अर्थक्वेक की बात करें तो कहीं भी हो सकता है। और हाँ, जोन आपका जो भी जोन है ना उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, जिससे कि हर कोई जो है एक दूसरे स्टेट का जोन पता चल सके, हर किसी को यहाँ पे पता चल सके। ठीक है, तो अपने अपना जोन अपने स्टेट के साथ ज़रूर लिखिए कि किस जोन में आता है। तो और आप लोग भी दूसरे बच्चों का यहाँ पे ज़रूर पढ़िए, जिससे कि आप लोग को और भी ज़्यादा आइडिया हो सके। अर्थक्वेक आप देखोगे कि कहीं भी आता है, वो भी अर्थ सरफेस और साथ ही साथ 700 किलोमीटर 700 किलोमीटर बिलो दी अर्थ सरफेस, जो कि 3 जोन में आपका डिवाइडेड है। यानी कि सबसे पहला क्या है? शैलो है जो कि 70 किलोमीटर डीप है। इंटरमीडिएट है 70 से 300 किलोमीटर डीप है। और डीप है जो कि यहाँ पे 30 से 700 किलोमीटर डीप है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे बनाया गया है, जिसमें कि आप लोग देख सकते हो कि अर्थ सरफेस तो है, उसके अंदर भी आपका सरफेस है जिसके थ्रू ये आपका जो है अर्थक्वेक अकर होता है। तो अर्थक्वेक की बात करें, सबसे पहले शैलो जोन कहा गया है। तो शैलो यहाँ पे जो आपका जोन है ये 70 किलोमीटर है, और ये शैलो हो गया। उसके बाद आप आओगे तो यहाँ पे आपका इंटरमीडिएट हो गया जो कि 70 से यहाँ पे 300 किलोमीटर है। और नीचे आप जाओगे जो कि यहाँ पे डीप हो गया, तो ये 300 से 700 किलोमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पूरी तरीके से जो जोन है वो आप पे 700 किलोमीटर तक डाउन है। शैलो क्वैक की बात करें तो ये मोर डैमेजिंग होता है अगर डीपर क्वैक की बात करेंगे तो उसके कंपैरिजन में। जो नीचे वाला डीपर क्वैक होता है ना, मान लीजिए कि यहाँ पे आपका जो है वो वेव सिस्मिक वेव अगर हुआ तो ये ऊपर आते आते ये आपका धीमा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये जब ऊपर आते आते 700 किलोमीटर से जब ये ऊपर आ रहा है अर्थ सरफेस तक, तो वहाँ पर क्या होगा कि ये धीमा हो जाएगा और लो इंटेंसिटी से ये आपका अर्थ क्वैक
जो है होगा, यानी कि लो इंटेंसिटी से आपका ग्राउंड जो है शेक होगा, आप बहुत धीरे से यहाँ पे हिल पाओगे। लेकिन जैसे ही कि आप देखोगे कि जो शैलो क्वैक होगा, यानी कि जो ऊपर में आपका 70 किलोमीटर तक ही अगर यहाँ पे आपका गैस जो आपका लीक होना चाहता है, या फिर आपका जो सिस्मिक वेव अगर आपका यहाँ से निकलना चाहता है, तो वो तुरंत निकलेगा। तो इससे ज़्यादा आपको तेज़ जो है ना वो आप हिलोगे और ज़्यादा आपको जो है यहाँ पे शेक जो है वो प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, क्योंकि वो जो मैगजीन में फिगर दिया हुआ था, मैप दिया हुआ था, वो क्लियर नहीं था। तो यहाँ पे क्लियर बताती हूँ, आप लोग अपने स्टेट को ज़रूर फाइंड आउट कीजिए, आपका काम मैं ही आसान कर देती हूँ। ठीक है तो चलिए जोन 5 पहले देखते हैं। ये जितने भी रेड तरीके का है, क्योंकि हाई रिस्क में, वेरी वेरी हाई रिस्क में ये सारे स्टेट को कहा जाएगा, तो ये जोन 5 वाला आपका रीजन देखने को मिलेगा। ठीक है, जोन 5 आप देख सकते हो, जो कि बहुत ही वेरी हाई रिस्क इसमें कहा जाता है। उसके बाद आता है जोन 4। जोन 4 आपको देखने को मिलेगा जो कि ऑरेंज कलर से, ये पूरा आपका जोन 4 में आता है, हिमालय वाला रीजन में आपको देखने को मिलेगा। तो ये दिल्ली भी यहीं पे आता है, इसलिए जोन 4 में आता है। इसके अगल बगल भी आप देख सकते हो कि जोन 4 में ही है। साथ ही साथ यहाँ पे इसमें भी हाई रिस्क होता है, मॉडरेट रिस्क आपका होता है। जितना भी येलो वाला बेल्ट आपको दिख रहा है ना, ये आपका जोन 3 है। तो जोन 3 में यहाँ पे मॉडरेट रिस्क है, और ये जोन ब्लू जो है इसमें एकदम से लो रिस्क है। तो यहाँ पे आपका जोन 2 आता है। तो पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ही था, बट अब इसको सेकंड थर्ड फोर्थ और ये आपका 5th कर दिया गया है। तो इस तरीके से ध्यान रखना, अपने स्टेट के बारे में ज़रूर ध्यान रखिएगा। ओके, तो इसी मैप को मैं यहाँ पे अच्छे से क्लियर करके बताई हूँ। अब देख लेते हैं आयनोस्फेरिक बेस्ड मॉनिटरिंग ऑफ लार्ज अर्थक्वेक। तो जो साइंटिस्ट एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म है, एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, जिनके द्वारा ये ट्राई किया गया है कि वो जो सोर्सेज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक है, जो बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा जो अर्थक्वेक आता है, उसको यहाँ पे स्टडी करने के लिए। और ये स्टडी किससे किया जा रहा है, तो आयनोस्फेयर जो हमारा एक एटमॉस्फेयर का लेवल है, उसको स्टडी करके यहाँ पे लार्ज अर्थक्वेक के बारे में पता किया जाएगा। लिंक अगर हम लोग अर्थक्वेक और आयनोस्फेयर के बीच में देखें तो क्या है, जो सडन मूवमेंट अर्थ क्रस्ट में देखने को मिलता है, वो भी यहाँ पे अर्थक्वेक में। तो इससे क्या होता है कि एक प्रेशर वेव क्रिएट होता है, और प्रेशर वेव यहाँ से प्रोड्यूस होता है एटमॉस्फेयर में, जो कि यहाँ पे अप टू आपका कहा जा रहा है कि एनोस्फेयर तक ये जाता है। जो वेव आपका सिस्मिक वेव निकलता है, और ये जब क्रैक होकर अर्थ से जो है ना एक प्रेशर वेव निकलता है, और ये ऊपर जाकर सीधे एटमॉस्फेयर में जो है एनोस्फेयर तक जाता है, जो कि अप टू आपका 1000 किलोमीटर अबव है। आयोनाइज्ड पार्टिकल और जो इलेक्ट्रॉन्स है आयनोस्फेयर में, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट होते हैं। जैसा वेव होता है, अगर तेज़ी से वेव ये आ रहा है, बहुत ज़्यादा आपका प्रेशर वेव है, तो पूरी तरीके से रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, और यहाँ पे को सिस्मिक जो आयनोस्फेरिक पर्ट्यूबरेंस है उसको यहाँ पे क्रिएट करते हैं। और ये जो आपका को सिस्मिक आयनोस्फेरिक पर्ट्यूबरेशंस है, ये ग्लोबल जो पोजिशनिंग सिस्टम है, जीपीएस के थ्रू इसको डिराइव किया गया है, जो कि टोटल इलेक्ट्रॉन कंटेंट कितना है इसके तहत उसको यहाँ पे काउंट किया जाता है। ये जो रिसर्च है, ये इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम, यानी कि कपल्ड लिथोस्फेयर एटमॉस्फेयर आयनोस्फेयर मैग्नेटोस्फेयर सिस्टम का ये पार्ट है, जो कि यहाँ पे डीएसटी के द्वारा यहाँ पे फंड किया जाता है। तो एक बार देख लीजिए, यहाँ पे भी आपका जो है फिगर बहुत अच्छे से नहीं दिया गया, तो फिर भी थोड़ा बहुत मैं समझाने का कोशिश करती हूँ। ट्रोपोस्फेयर है, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 10 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फेयर है। स्ट्रेटोस्फेयर है, जो कि 50 किलोमीटर तक का यहाँ पे आपका है, सेकंड लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर। थर्ड लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर मेसोस्फेयर है, जो कि यहाँ पे आपको 90 किलोमीटर अप्रॉक्स देखने को मिलेगा। उसके बाद थर्मोस्फेयर आता है। थर्मोस्फेयर में ही आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा हाइट को जो कहते हैं वो आयनोस्फेयर होता है, जिसमें कि आपका आयंस प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। अब आता है आयनोस्फेयर के बारे में बेसिक देख लेते हैं, क्योंकि न्यूज़ में आ गया है, तो इसके बारे में भी आपको सब पता होना चाहिए। ये हमारे अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर का पार्ट है, जहाँ पे एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट और एक्सरे सोलर रेडिएशंस होता है। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो ये लेयर ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल का है अर्थ एटमॉस्फेयर में, जो कि यहाँ पे 80 to 550 किलोमीटर तक ये एक्सटेंड करता है हमारे सरफेस अर्थ के अबव में। आयनोस्फेयर की बात करें, जहाँ पे बहुत सारे अर्थ और वाइटिंग सैटेलाइट रिवॉल्व होते हैं, और इसमें हमारा जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी है, जिसको IIS कहते हैं। तो ये कहाँ पे है, ये आपको आयनोस्फेयर लेवल में देखने को मिलेगा। अगर हम लोग बात करें न्यू मॉडल टू प्रिडिक्ट आयनोस्फेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो रिसर्चर्स है जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म में एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट देखने को मिलेगा, जिनके द्वारा यहाँ पे डेवलप किया गया है। इसके बारे में बात करें तो आयनोस्फेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में कैसे वेरिएबिलिटी होता है उसको ये प्रिडिक्ट करते हैं।
आयनोस्फेरिक जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये यहाँ पे दोनों के थ्रू यहाँ पे इन्फ्लुएंस होता है। एक तो जो सोलर ओरिजिनेटेड प्रोसेस है और अर्थ एटमॉस्फेयर प्रोसेस है, इन दोनों से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोड्यूस होता है, उसी को यहाँ पे देखा जाता है। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की बात करें तो ये कंप्यूटेशनल मॉडल है जो कि एक जो ह्यूमन ब्रेन में जो प्रोसेस होते हैं ना उसी को ये रेप्लिकेट करते हैं, यानी कि डबल करते हैं, जिससे कि प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। जैसे कि पैटर्न रीऑर्गेनाइजेशन है, क्लासिफिकेशन है, क्लस्टरिंग है, जनरलाइजेशन है, तो ये सारे प्रोसेस को जो सॉल्व किया जाता है वो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के थ्रू किया जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसके बारे में आपको ध्यान होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा इन्वायरमेंट का थर्ड सेक्शन कंप्लीट हो गया। फोर्थ सेक्शन आते हैं जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात किया जाता है। सबसे पहला टॉपिक जो कि अति इम्पॉर्टेंट है और ये है ग्रीन बॉन्ड। ग्रीन बॉन्ड है क्या? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पे ग्रीन बॉन्ड को $100 मिलियन तक का इंडिया के जो आईएनएक्स ग्लोबल सिक्योरिटी मार्केट प्लेटफॉर्म में इसको जो है आपका ट्रेड किया जा रहा है, इसको अभी लिस्ट किया गया है। तो ग्रीन बॉन्ड नया तरीके का कुछ बॉन्ड है, नया तो नहीं है लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि ग्रीन बॉन्ड है क्या। ग्रीन कह रहे हैं यानी कि कहीं ना कहीं ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होगा। तो ये एक डेट इंस्ट्रूमेंट है जो कि फिनेंशियल, नॉन फिनेंशियल, पब्लिक एंटिटीज़ के द्वारा इसको इशू किया जाता है और कुछ प्रोसीड है जो कि ईयर मार्क्ड है और किस तरीके से यहाँ पे ग्रीन प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाएगा, इस पे काम करना है। ग्रीन प्रोजेक्ट कहने का मतलब है कि जो यहाँ पे आपका दो तरीके का प्रोजेक्ट होता है, एक तो ब्राउन फील्ड होता है, एक ग्रीन फील्ड होता है, बट ये आपका उस तरीके का बात नहीं कर रहा है। ब्राउन फील्ड होता है जो कि एग्जिस्टिंग अगर कोई भी तरीके का आपका प्रोजेक्ट है, तो ब्राउन फील्ड में क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट होता है ना, अगर उसमें न्यू इन्वेस्टमेंट करना है और उसी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना है तो उसको हम लोग ब्राउन फील्ड कहते हैं। और अगर ग्रीन फील्ड है, कहने का मतलब है कि बिल्कुल नया जो आपका प्रोजेक्ट आ रहा है उसको ग्रीन फील्ड कहते हैं, उसमें न्यू आपका इन्वेस्टमेंट होता है। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि ग्रीन प्रोजेक्ट के लिए, यानी कि इन्वायरमेंट रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट होगा उसके लिए यहाँ पे ग्रीन बॉन्ड को यहाँ पे लाया जाएगा, जिससे कि फाइनेंस किया जाएगा जितने भी ग्रीन प्रोजेक्ट होंगे। अगर यहाँ पे ऑफिशियली देखें तो ग्रीन बॉन्ड जो रिक्वायरमेंट है इंडियन इशूअर्स के द्वारा, तो जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट है वो पब्लिश किया जाएगा सेबी के द्वारा, और ये 2016 से ही आता जा रहा है। तो डेट सिक्योरिटी है जिसको कंसीडर किया गया है ग्रीन या फिर ग्रीन डेट सिक्योरिटी। और अगर फंड यहाँ पे रेज किया जा रहा है और इसको यूटिलाइज़ किया जा रहा है, जो भी एसेट यहाँ पे ब्रॉड कैटेगरीज में इंक्लूड हो रहा है, तो जैसे कि रिन्यूएबल या फिर सस्टेनेबल एनर्जी। तो रिन्यूएबल एनर्जी कहने का मतलब है कि जो हमारे यहाँ जो नेचुरल रिसोर्सेज है उससे अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं, जैसे विंड, सोलर हो गया। क्लीन ट्रांसपोर्टेशन है, मास ट्रांसपोर्टेशन की बात की जा रही है। सस्टेनेबल तरीके से वाटर को मैनेज करना है, क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन करना है, एनर्जी एफिशिएंसी है यानी कि एफिशिएंट और ग्रीन बिल्डिंग की बात की जा रही है। सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट करना है, जैसे कि यहाँ पे सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट क्या, कोई भी कचरा है जैसे सॉलिड वेस्ट, आपका वेट वेस्ट है तो उसको रिसाइकिल करना है। फिर वेस्ट से एनर्जी यहाँ पे आपको प्रोड्यूस करना है। तो वेस्ट से एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए कौन कौन सी यहाँ पे मेथड है, पैरालिसिस है, गैसिफिकेशन है, तो ये सारे मेथड भी हम लोग पढ़े हैं। तो ये सब क्या होता है कि एकदम से आपका ग्रीन फील्ड होता है, ग्रीन आपका जो है यहाँ पे प्रोजेक्ट होता है। सस्टेनेबल लैंड यूज़ है, यानी कि सस्टेनेबल यहाँ पे फॉरेस्ट्री है, एग्रीकल्चर है, एफॉरेस्टेशन है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए अगर यहाँ पे प्रोजेक्ट लाया जा रहा है तो ये सब ग्रीन प्रोजेक्ट है, जिसके तहत यहाँ पे आपका जो है ग्रीन बॉन्ड इशू किया जाएगा, वो भी सेबी के द्वारा। आईएनएक्स के बारे में समझते हैं। ये इंडिया का इंटरनेशनल एक्सचेंज ट्रेडेड लिमिटेड है, जो कि फर्स्ट इंटरनेशनल एक्सचेंज है। लोकेटेड कहाँ है, तो गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में। तो इसको ऑलरेडी अभी हम लोग जो विजन है इसकी टेस्ट सीरीज चल रही है हमारी अलग से, उसमें हम लोग इसको डिस्कस किए थे। तो उसी में आप लोग को याद रखना है कि एक तो सबसे पहला यही अपने आप में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि इंटरनेशनल एक्सचेंज लिमिटेड हमारे यहाँ है, जो कि गुजरात का है, ठीक है, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी है। और सेकंड थिंग कि यहाँ पे आपका ग्रीन बॉन्ड जो है इशू करने की बात की गई है। तो सेकंड थिंग यहाँ पे एक और ऐड हो गया। साथ ही साथ यहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म में ये ऑपरेट हो रहा है, जो कि है यूरेक्स T7। तो एक्सचेंज जो है वो फास्टेस्ट हो जाएगा वर्ल्ड में, और इसको 2017 में ही लॉन्च किया गया था। बीएसई का ये सब्सिडरी है। बीएसई की अगर बात करें, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो कि एशिया का फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज है, और इसको 1875 में आपका इस्टेब्लिश किया गया था। तो ईयर भी याद करते जाइए, क्योंकि आप लोग को पता है कि ईयर वाले भी क्वेश्चंस आते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको सजाना होता है कि कौन सी घटना पहले हुई उसके बाद हुई। तो ये सारे टॉपिक्स जो है आपका इस तरीके से ईयर जो है एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया का यहाँ पे इंटरनेशनल एक्सचेंज लिमिटेड ग्लोबल
सिक्योरिटी मार्केट के बारे में बात करें तो इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनल प्राइमरी मार्केट प्लेटफॉर्म है जो कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स को आप कनेक्ट करेगा किसके साथ, इंडिया और फॉरेन इशूअर्स के साथ। इससे क्या होगा कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स जो है उनको यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जाएगा कि इंडियन सिक्योरिटीज़ में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं बिना करेंसी रिस्क के को एज्यूम किए हुए। तो ये बहुत बड़ी बात है जो कि यहाँ पे फॉरेन जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको यहाँ पे एक अच्छा जगह आपको देखने को मिलेगा, एक सिक्योरिटी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। किसी भी इन्वेस्टर्स के लिए उनको सबसे बड़ी बात होती है कि उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, नहीं तो उनको लगेगा कि उनका पैसा डूब जाएगा तो वो इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहेंगे। ग्रीन बॉन्ड का सिनेरियो इंडिया में देख लेते हैं। तो इंडिया का जो फर्स्ट ग्रीन बॉन्ड है वो येस बैंक के द्वारा इशू किया गया था 2015 में। फिर 2016 में इंडिया जो है सेकंड कंट्री बन गया था जिसके द्वारा यहाँ पे एक गाइडलाइन प्रोवाइड किया गया था ग्रीन बॉन्ड के द्वारा, जिसको कि सेबी के द्वारा इशू किया जा रहा है। अगर हम लोग 2019-20 के इकोनॉमिक सर्वे के द्वारा देखें तो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट ग्रीन बॉन्ड मार्केट है और वो भी चाइना के बाद। इंडिया में अगर आप देखोगे तो $10 बिलियन तक का ग्रीन बॉन्ड जो है फर्स्ट हाफ ऑफ 2019 में इसको इशू किया गया था। इंडिया का फर्स्ट जो लिस्टेड ग्रीन बॉन्ड है वो यहाँ पे कहाँ लिस्ट किया गया है, तो इंडिया का इंटरनेशनल एक्सचेंज लिमिटेड में इसको लिस्ट किया गया है और वो इशू किसके द्वारा किया गया है, तो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा। अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। फिक्की और क्लाइमेट बॉन्ड इनिशिएटिव है जो कि इनके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है इंडियन ग्रीन बॉन्ड काउंसिल, और वो भी 2016 में, जिसमें कि रिप्रेजेंटेशन किसके तरफ से, तो बैंकिंग की तरफ से, फाइनेंस की तरफ से, इंश्योरेंस की तरफ से, पब्लिक की तरफ से और प्राइवेट सेक्टर की तरफ से, जिससे कि यहाँ पे सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा कि कैसे ग्रीन बॉन्ड मार्केट को जो है डेवलप करें इंडिया में। CBI के बारे में बात करें यानी कि क्लाइमेट बॉन्ड इनिशिएटिव, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बॉन्ड मार्केट को मोबिलाइज करने के लिए यहाँ पे काम करते हैं, वो भी क्लाइमेट चेंज सॉल्यूशन के लिए। तो इसके बारे में याद रखना है, क्लाइमेट बॉन्ड इनिशिएटिव यानी कि ये ग्रीन बॉन्ड को यहाँ पे आपको मोबिलाइज करने के लिए होता है, यानी कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो भी यहाँ पे आपका सोल्यूशन है तो उसके लिए ग्रीन बॉन्ड को जो है इशू कराने का यहाँ पे काम किया जाता है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है। हमारे इंडिया में सबसे पहले जो है येस बैंक के द्वारा 2015 में इसको इशू किया गया था, फिर उसके बाद जो है ये सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडेड बॉन्ड बन चुका है हमारे इंडिया में, वो भी चाइना के बाद, और साथ ही साथ इसको फर्स्ट जो है यहाँ पे लिस्ट किया गया है इंडिया के इंटरनेशनल एक्सचेंज में, और उसके बाद ये किसके द्वारा किया गया, तो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा। तो इतने टॉपिक और इतने पॉइंट आपको याद होना चाहिए, तभी आप लोग एक पर्टिकुलर टॉपिक जो है ना वो आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देखते हैं BEE स्टार रेटिंग प्रोग्राम। तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है जिनके द्वारा स्टार रेटिंग प्रोग्राम यहाँ पे रखा गया है डीप फ्रीज़र और यहाँ पे लाइट जो कमर्शियल एयर कंडीशनर है उसके लिए। स्टार लेवलिंग कहने का मतलब है कि स्टार लेवलिंग जो प्रोग्राम है 2006 में ये बनाया गया था BEE के द्वारा, और वो भी एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के तहत। इसमें कुछ इन्फॉर्म चॉइसेस दिया गया है कंजर्वेशन को कंज्यूमर को, जैसे कि आप कुछ भी खरीदो, डीप फ्रीज़र खरीदो या फिर आप लोग एयर कंडीशनर खरीदो, इसमें आपका 5 ऐसे स्टार लेवलिंग होता है। तो यहाँ पे अगर 5 स्टार आप लेते हो तो इट मीन्स कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम कंज्यूम होता है, आपका बिल बहुत कम आएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सेव करने का भी यहाँ पे फंडा है। तो ये कंज्यूमर के ऊपर जो है ये ऑप्शन रखा गया है कि आपको कितने स्टार लेबलिंग लेना है। अगर आप 5 स्टार लेते हो तो इससे आपको फ़ायदा होगा, वो लॉन्ग टर्म के लिए फ़ायदा होगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में आपका नुकसान है कि आपको ज़्यादा पेमेंट करना होगा। लेकिन अगर आप कम स्टार लेते हो यानी कि 3 स्टार अगर आप AC लेते हो तो आपको शॉर्ट टर्म में कम पेमेंट करना होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपका जो है ना यहाँ पे नुकसान होने वाला है, यानी कि हमेशा आपका इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम होगा, ज़्यादा आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना होगा। तो इस तरीके से जो है ना यहाँ पे स्टार लेबलिंग प्रोग्राम लाया गया है। ये स्टार रेटिंग आपको 1 से 5 देखने को मिलता है, एक असेंडिंग ऑर्डर में है। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो इससे एनर्जी एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए है, लोअर एनर्जी कॉस्ट है ये अप्लाइंसेस के ऊपर, और 10 मैंडेटरी अप्लाइंसेस रखा गया है कि किसके किसके ऊपर यहाँ पे स्टार लेबलिंग तो रखना ही रखना है। जैसे रूम का एयर कंडीशनर आप यूज़ करते हो, फ्री रेफ्रिजरेटर आप यूज़ करते हो, टैबुलर फ्लोरेसेंट जो लैंप है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, रूम एयर कंडीशनर है जैसे कि कैसेट फ्लोर या स्टैंडिंग हो गया, डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर है, कलर टीवी हो गया, इलेक्ट्रिक गीज़र हो गया, वेरिएबल कैपेसिटी इन्वर्टर एयर कंडीशनर है, LED लैंप है। तो ये सारे ऐसे 10 यहाँ पे मैंडेटरी अप्लाइंसेस है जिसमें कि इसका इस्तेमाल तो करना ही है, स्टार लेबलिंग तो होना ही चाहिए। वॉलेंट्री एप्लीकेशन है जो कि ब्रांड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने इस तरीके के अप्लाइंसेस में देना चाहते हैं, अगर स्टार लेबलिंग तो दे सकते हैं। जैसे कि इंडक्शन मोटर है, पंप सेट है, सीलिंग फ़ैन है, LPG है, कंप्यूटर है, ऑफिस इक्विपमेंट है। जैसे ऑफिस इक्विपमेंट में क्या आ गया, प्रिंटर, कॉपियर, स्कैनर, MFT, डीजल इंजन ड्राइवन मोटो सेट पंप है, सॉलिड स्टेट इन्वर्टर है,
तो ये सारे में भी आपका दिया जा सकता है, लेकिन कंपनी के ऊपर, ब्रांड के ऊपर ये डिपेंड करता है। इसी से रिलेटेड है उदित। उदित स्टैंड फॉर ऊर्जा दक्षत इंफॉर्मेशन टूल। ये पहली बार ऐसा इनिशिएटिव है जो कि BEE के द्वारा लिया गया है वर्ल्ड रिसोर्स इनिशिएटिव के साथ, कि वो यहाँ पे एनर्जी इफिशिएंसी के डेटाबेस को तैयार करे। वर्ल्ड अगर रिसोर्स इंस्टीट्यूट की बात करें तो ग्लोबल रिसर्च नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि USA का है। यूज़र फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है जिसमें कि एनर्जी एफिशिएंसी क्या लैंडस्केप है इंडिया को, वो यहाँ पे आपका एक्सप्लेन किया जाता है। जैसे हर एक फील्ड में देखने को मिलेगा, इंडस्ट्री, अप्लाइंसेस, बिल्डिंग, ट्रांसपोर्ट, म्यूनिसिपल, एग्रीकल्चर सेक्टर। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो कैपेसिटी बिल्डिंग और न्यू इनिशिएटिव भी यहाँ पे दिखाया जा रहा है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लिया जा रहा है। तो ये आपको उदित के बारे में ध्यान रखना। ऊर्जा दक्षता इन्फॉर्मेशन टूल है, ये आपका यहाँ पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है हर एक सेक्टर के द्वारा। कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज़ देख लेते हैं BEE से रिलेटेड। सबसे पहले स्टार रेटिंग प्रोग्राम फॉर इंडस्ट्री के लिए लाया गया है। ये पहली बार ऐसे ट्रांसपेरेंसी इनिशिएटिव लाई गई है जिसमें कि इंडस्ट्री को कैटेगराइज किया गया है 1 से लेकर 5 रेटिंग कि कितना यहाँ पे उनका पॉल्यूशन स्टैंडर्ड है। 5 रेटिंग जो यहाँ पे 5 स्टार रेटिंग जो है ना, यहाँ पे कंपनी को दिया गया है जिसमें कि 50% मैक्सिमम पार्टिकुलेट मैटर यहाँ पे आपका जो है इमिशन होता है। और 1 रेटिंग जो स्टार है इसमें देखने को मिलेगा कि 25% से भी ज़्यादा जो कंपनी है ना, और जो कंपनी है वो यहाँ पे उनकी इमिशन 25% से भी ज़्यादा है। तो आप लोग समझ जाइए कि यहाँ पे आपका जो 5 रेटिंग दिया गया है, 5 रेटिंग कहने का मतलब है कि जो यहाँ पे 50% से भी ज़्यादा इमिट कर रहे हैं, इमिशन ज़्यादा हो रहा है। और 1 रेटिंग कहने का मतलब है कि जिसका यहाँ पे 25% से भी ज़्यादा इमिशन हो रहा है। झारखंड की बात करें तो झारखंड में यहाँ पे जो है स्टार्ट किया जाएगा स्टार लेबलिंग प्रोग्राम, जिससे कि इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है झारखंड में, तो उसको यहाँ पे रिड्यूस करने के लिए। साथ ही पॉल्यूशन जो प्रोग्राम जो है ये मेनली फोकस करेगा PM इमिशन, जो कि 17 कैटेगरी यहाँ पे हाईली पॉल्यूटेड इंडस्ट्रीज़ में रखा गया है। उड़ीसा और महाराष्ट्र में भी इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। ग्रीन कंपनी रेटिंग सिस्टम देखें, जिसको ग्रीन को रेटिंग कहते हैं, ये पहली बार इस तरीके का वर्ल्ड में आपका लाया गया है, जिसमें कि कंपनीज़ को इवोल्यूएट एक्सेस किया जाएगा कि कितना वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडलीनेस है, यानी कि जो आपकी कंपनीज़ हैं वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली कितना ज़्यादा है उसको देखा जाएगा। इस टॉपिक को भी हम लोग कल डिस्कस किए हैं विजनाइज टेस्ट सीरीज़ में। ये एप्लीकेबल है दोनों में, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ में भी और सर्विस फैसिलिटीज़ में भी। ग्रीन को रेटिंग की बात करें तो इसको कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के द्वारा इसको डेवलप किया गया है, और साथ ही साथ इंडिया का जो यहाँ पे नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन डॉक्यूमेंट है उसी को ध्यान में रखते हुए इसी को देखा गया है। तो ये भी आप लोग को ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए बस इतने ही पॉइंट आपको याद रखना है, और इसी पॉइंट में से 3 स्टेटमेंट हम लोग कल सॉल्व किए थे। तो कितना आसान हो जाता है इस डॉक्यूमेंट को पढ़ने से कि आपका जो भी पॉइंट क्रक्स पॉइंट होता है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपका डायरेक्टली यहाँ पे प्रिपेयर हो रहा है। तो प्लीज़ इस डॉक्यूमेंट को तो आप लोग को मिस नहीं करना चाहिए। मैं तो आपको कोई भी विज़न की डॉक्यूमेंट मिस करने नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैं भी डेली टाइम देके आप लोग के लिए यहाँ पे वीडियो ला रही हूँ। तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ इसको देखिए, क्योंकि अभी भी टाइम है। अच्छे से आप लोग देखोगे, रिवाइज करोगे और स्टडी करोगे तो आप 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चंस जो है अभी भी आप लोग जो है फेच कर सकते हो। ठीक है, तो ये आप लोग सिंपली देखने को मिलता है। एक बार क्वेश्चन सॉल्व कर लो, फिर उसी से रिलेटेड आप पढ़ लो, फिर उसके बाद आप लोग एग्जाम देने से पहले उसको रिवाइज कर लेना, तो फिर तो आपके माइंड में वो सेट हो ही जाएगा टॉपिक। फिर उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग उसको ज़रूर वहाँ पर अटैम्प्ट करके आओगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग अब एंड करते। नेक्स्ट कल स्टार्ट करेंगे हम लोग बायोडाइवर्सिटी के साथ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। वर्ल्ड का फॉरेस्ट रिपोर्ट निकल कर आया है, तो इंडिया का फॉरेस्ट रिपोर्ट तो हमारा 2019 का ऐसे भी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड का भी फॉरेस्ट रिपोर्ट हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी, और सोशल नेटवर्किंग साइट्स में भी शेयर कर सकते हैं। फिर भी आपको कोई डाउट, कोई सजेशन है तो डोंट फॉरगेट टू कमेंट मी, और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली बेसिस में आपको यहाँ पे लेसन देखने को मिलता है। विजनाइज की टेस्ट सीरीज अगर आप लोग को सॉल्व करनी है तो ऋषिका CH77@gmail.com में मुझे मेल कीजिए, आपको वहाँ पे डिटेल पता चल जाएगा। सो थैंक यू।